वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्लास 12th सिलेबस का है जूलॉजी का। और वो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में हमको क्या करना है। देखिए बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और टेक्नोलॉजी का तो आपको मतलब पता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि हम लोग भी मिक्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट समथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन और द मैनकाइंड। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग एकदम सिंपल से डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होती है, लिविंग use of living organism for the benefit ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ह्यूमन ही होंगे। ठीक है, वो कोई और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस की। ठीक है, ह्यूमंस की बात करेंगे, इंक्लूडेड ह्यूमंस। बट बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस हम लोग प्लांट्स में भी करते हैं। जब हम प्लांट में पढ़ेंगे हम लोग बीटी कॉटन है, तो वहाँ पे ह्यूमन के लिए तो हालांकि है ही बेनिफिट, क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन फिर तो ह्यूमंस ही यूज़ करते हैं। बट अगर हम जो देखें डायरेक्टली तो हम उस प्लांट को बचा रहे हैं ना इन्फेक्शन से। हम उस प्लांट को बचा रहे हैं, हालांकि उस प्लांट से हम लोगों को ह्यूमन काइंड को बेनिफिट हो रहा है। बट डायरेक्टली देखें तो प्लांट को हम लोग बचा रहे हैं। ठीक है, इन्फेक्शन से। ये तो होती है इसके क्लासिकल एकदम नॉर्मल से डेफिनेशन जो हम लोग बोलते हैं बायोटेक की। अब एक जैसे कि हम लोगों का जैसे WHO होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक जो होती है ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हो गई हमारी EFB की डेफिनेशन। ठीक है, EFB का फुल फॉर्म क्या था, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB। ठीक है, तो EFB की डेफिनेशन इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी, इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म cells and parts thereof and molecular analogues to form useful products and services। तो ये बायोटेक की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और उसमें आप लोगों को देखिए जो ऊपर वाली डेफिनेशन दिया है वैसे हम लोग बोलते हैं, डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ती है। ठीक है, उनमें आप ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैंडर्ड होती है। तो जो ये डेफिनेशन है EFB की, आपको एज इट इज़ लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको एज इट इज़ लिखनी है ये डेफिनेशन अगर बोर्ड में आएगी तो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब समझते हैं। क्या बोलता है बायोटेक EFB के अकॉर्डिंग, बायोटेक इज़ द इंटीग्रेशन। मतलब ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना, हम किसी चीज़ को मिला रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस मतलब बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, सेल्स, पार्ट्स मतलब वो सेल्स के पार्ट्स है, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के भी आप देख लीजिए पार्ट्स होते हैं। मान लीजिएगा कोई प्लांट है तो उसके पार्ट्स कौन से हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है ना, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स मतलब उनके जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स है, जो उनके सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ना, टू फॉर्म यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इन सबको हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको फॉर्म करने हैं, हमको बनाने हैं, क्या बनाने हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
मतलब उससे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने और फिर सर्विसेज जो कि हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये EFB की स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं जो EFB के जो बायोटेक होता है ना, देयर आर टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टाइप्स या हम बोल देते हैं व्यूज़। व्यूज़ क्या होते हैं, मतलब विचार, जैसे बोलते हैं ना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट, तो ऐसे टाइप्स या व्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोगों को टाइप्स या व्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने हैं। हम लोग बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट वन तो होता है क्लासिकल। ओके, क्लासिकल हम बोल देते हैं इसको, क्लासिकल के बजाय आप इसको बोल सकते हैं ओल्ड, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, कुछ भी नाम दे दीजिए इसका। NCERT में आप देखेंगे तो नाम दिया है ट्रेडिशनल एंड ओल्ड, ठीक है। तो क्लासिकल भी आप बोल सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट मेन जो होता है वो होता है ट्रेडिशनल एंड ओल्ड। और एक होता है मॉडर्न, मॉडर्न व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, हम लोग बोलते हैं जो ट्रेडिशनल या ओल्ड फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें हम लोग होल ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड, इसमें हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। होल ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड, ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। अब देखिए, हम लोग पहले भी काफ़ी सालों से, हमारी जो मम्मी है, नानी, दादी, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सालों से किचन में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं था वो कौन सा टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। वो यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल और द ओल्ड फॉर्म, ओल्ड टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें होल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ करते हैं हम हाउस होल्ड्स में भी, अब आपने देखा होगा, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा कर्ड मेकिंग, कर्ड फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, LAB, ठीक है। आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा बॉटनी में, अदरवाइज विल कवर। ओके, हम अपने इस चैनल पे भी माइक्रोब्स वाले चैप्टर को कवर करेंगे। तो क्या होता है, कर्ड फॉर्मेशन होता है। कर्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें पूरे के पूरे बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम यूज़ करें ना अपने बेनिफिट के लिए, कर्ड के लिए। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कर्ड इज़ इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल देन मिल्क। तो हम कर्ड को यूज़ करें ना अपने बेनिफिट के लिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। तो ये हो गया क्लासिकल या ट्रेडिशनल ओल्ड टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कर्ड के बजाय अब हम लोग बोलते हैं बेवरेज मेकिंग, बेवरेज मेकिंग। ओके, बेवरेज मेकिंग जैसे कि हम बोलते हैं अल्कोहल वगैरह होते हैं ना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है उसमें हम लोग यीस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। यीस्ट को यूज़ करते हैं, इसमें हम लोगों ने बोला था ब्रूअर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट। बायोटेक में पढ़ रखा है हम लोगों ने सब, और बायोटेक में माइक्रोब्स में पढ़ रखा है। और किस में यूज़ होता है, ब्रेड मेकिंग में। हम लोग यीस्ट डालते हैं ना ब्रेड मेकिंग में, फिर जब उसको ब्रेड को बेक करते हैं तो वो यीस्ट किल हो जाता है, तो जो ट्रैप्ड CO2 होती है वो भी बाहर चले जाते हैं, और एथेनॉल भी जो होता है वो उड़ जाता है जब हीट करेंगे, तो फिर गैप्स बन जाते हैं ब्रेड में, एंड वी गेट द सॉफ्ट एंड द फ्लफी ब्रेड। तो ब्रेड मेकिंग में भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं, यीस्ट को। और इस यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट। ओके, तो ये हो गया क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में हम पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करते। मॉडर्न में हम एक सेल यूज़ करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। सेल, उस सेल का कोई पार्ट्स यूज़ करते हैं, पार्ट्स देयर ऑफ, ठीक है, उसको कोई पार्ट्स यूज़ करते हैं, या उसका कोई मॉलिक्यूल, जैसे हम लोगों ने बोला था ना मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, तो या हम उसका मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड, इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म का वी यूज़ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं हम लोगों को। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है वैक्सीन्स। देखिए, हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में, इसमें तो नहीं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हम इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जहाँ पर एप्लीकेशंस करेंगे ना बायोटेक की, वहाँ पे बहुत सारे देखेंगे मॉडर्न बायोटेक की एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स हो गई, ठीक है, वैक्सीन्स में यूज़ होता है। हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। जो बोलते हैं जो थर्ड जनरेशन, बेसिकली अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन वगैरह, तो जो वैक्सीन्स होती हैं उनके मेकिंग के लिए भी यूज़ द बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग जो बोलते हैं कुछ वैक्सीन्स होती हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन्स होती हैं कुछ, है ना, तो वो उसको, उसमें हम बायोटेक को यूज़ करते हैं। तो विल स्टडी दोस वैक्सीन्स। हो गई बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम बायोटेक से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कुछ क्लोन्स होते हैं, क्लोन्स हम लोग कब बनाते हैं बायोटेक की मदद से, ठीक है। ये सारे हम लोग एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म,
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या हो, देखिए एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ह्यूमन, उनकी जीन से हमारे पास अपने जेनेटिक्स, अब तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द कंप्लीट हमारे जो हैं जीन्स हैं जो सारे क्रोमोसोम्स पे हैं, ऑल 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे जितनी जितनी जीन्स है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम, ऑल थैंक्स टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमारा एक जीन है, वी हैव अ जीन सेट है ना, हर ह्यूमंस में बेसिक तो वही रहेगा, बट हम लोगों ने पढ़ा है ह्यूमन टू ह्यूमन सब में हम लोग बोलते हैं VNTR का नंबर अलग होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग मॉलिक्यूलर बेस में पढ़ चुके हैं, जो कि बेसिस होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। तो हालांकि एक मतलब ह्यूमंस का बेसिकली तो सेम ही है ना, मोस्ट ऑफ द DNA तो सेम है ना, उसका बहुत कम परसेंटेज जो है वो क्या होता है, वो अपना अलग अलग होता है फ्रॉम 1% टू अदर पर्सन। हालांकि वो इतना स्मॉल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स का डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं। एनीवेज मतलब कि एक मतलब अब मान लीजिए ना, हम सब ह्यूमंस तो हैं ही, तो हमारा एक कॉमन तो होगा ही जीन का। अगर उसमें हम कोई और ऑर्गेनिज्म का जीन डाल दें तो जीन्स के साथ क्या हो गया, छेड़छाड़ हो गया है ना, जीन्स हम लोगों ने चेंज कर दी। तो अब जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसके पास एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड। इसको हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब इसका भी हम लोग यूज़ देखेंगे एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में कि क्या यूज़ है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल दैट इज़ मोस्टली जिसको हम ट्रांसजेनिक करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो होता है माउस, ठीक है। क्योंकि उसको हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक हम लोग माउस को बनाते हैं, क्योंकि उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद होता है IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, अदरवाइज का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। IVF पूरा नाम होता है IVF-ET, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। IVF होता है, ये भी बायोटेक का एग्जाम्पल है। इसमें भी वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग एग को रिट्राइव करते हैं फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फीमेल, वी टेक द स्पर्म एंड देन वी फर्टिलाइज देम इन द टेस्ट ट्यूब आउटसाइड द बॉडी, फिर हम उसको इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। ये भी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जी होता है IVF। इसके अलावा और क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, जब हम लोग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आई से इन द वीडियो लेक्चर, ओके। सो DNA फिंगर प्रिंटिंग होता है, ठीक है। DNA फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं DNA, इसमें हम बायोटेक को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम अगर मान लीजिए कोई क्राइम सीन है, क्राइम सीन से हमको ब्लड मिला, तो क्या करते हैं, वो ब्लड बहुत कम है, अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, हमारा ब्लड बहुत फ्यू ड्रॉप्स है, तो क्योंकि हो सकता है कि जब हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे हो सकता है कि लॉस हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका PCR करते हैं, ताकि वी हैव थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट DNA। अगर कम अमाउंट में है, अगर हमारे पास जो सैंपल है हमारे पास वो कम अमाउंट में, उसका हम PCR चलाते हैं, PCR करवाते हैं, PCR के बाद उसको जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करते हैं। ऑल ऑफ दिस वी हैव स्टडीड इन MBI। हम MBI में पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस, ठीक है। और थोड़ा इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम DNA फिंगरप्रिंटिंग तो नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक में। एनीवेज, और इसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया था PCR भी होता है। PCR हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक वाले में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली 15 मिनट में, मोस्टली 13 मिनट में हम लोगों ने इतना ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग मेन अपना बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा थोड़ा और टाइप है, मतलब थोड़ा सा और थोड़े बहुत कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रिंसिपल्स हो गए बायोटेक्नोलॉजी के, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। क्या आता है क्वेश्चन, हु गेव द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने दी थी, तो जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट कार्ल एरिकी। इन्होंने दी थी टर्म बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, उसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके, देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक, 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है।
सबसे पहला प्रिंसिपल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, सबसे पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम दूसरा लिख लेंगे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, दीज आर द टेक्निक्स टू ऑल्टर। ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टर से मतलब क्या है? चेंज द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, है ना, डीएनए आरएनए होता है, उसको हम चेंज करेंगे। टेक्निक्स टू ऑल्टर या चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए आरएनए टू टू इंट्रोड्यूस it into host cell and change द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट सेल। आपको पता है कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर किससे कंट्रोल होता है? हमारे जीन से। वो जीन्स जो होंगे, सबसे पहले उनका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, उससे एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेंगे ना, प्रोटीन कंट्रोल द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू, क्योंकि ये बेस है, बायोटेक का ये बेस है कि होस्ट सेल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और नाम होता है, तो ऑल्सो नोन है जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन मतलब हम चेंज कर रहे हैं, मतलब हम जीन, वी आर मैनिपुलेटिंग द जीन्स, मतलब वी आर चेंजिंग द जीन्स जो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, और जीन्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों करें? आपको पता है, हम लोगों को अपनी बेनिफिशियल यूज़ के लिए चाहिए उन जीन्स को, तो इसका नाम जीन मैनिपुलेशन होता है। और उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट क्यों? रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब है कि अलग है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि पहले कुछ अगर जेनेटिक वो था, अगर पहले कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन था तो उससे अलग कॉम्बिनेशन बना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। और डीएनए क्यों? क्योंकि हम डीएनए को रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इसको पूरा नाम हो जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RD, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। या इसको RDNA टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक है, ये होता है पूरा RDT, इसका नाम होता है। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है हमारे बायोटेक में, वो दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पर अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही होता है, मेंटेनेंस ऑफ, जो दूसरा पॉइंट है ना, उसको जब आप इन्फर करेंगे उसका कंसेप्ट वो यही है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस होता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, ठीक है। इफ़ आई शो एनसीईआरटी टू यू, अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं कि ये कंसेप्ट कहाँ पे है जहाँ पे ये बताया गया है, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, ये रहा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, दो है प्रोसेसेस बायोटेक के, देखिए प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे लिखा है, लेट मी शो यू। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो दूसरा प्रिंसिपल होता है हमारे पास, जो दूसरा है, वो दूसरा प्रिंसिपल होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में क्या? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। तो इसका वैसे तो नाम बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एनसीईआरटी में, बट नोट्स में हम सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखवाने के लिए मैं क्या लिखाता हूँ, आई राइट मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, ठीक है। और एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब अगर हम लोगों को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है लार्ज स्केल में, तो जो उसमें हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस मतलब कि हम लोगों को कंटेमिनेशन नहीं करा। कंटेमिनेशन मान लीजिए अगर मैं कोई सर्टेन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यूज़ कर रहा हूँ और वो मेरा डिजायर्ड बैक्टीरिया, क्योंकि उसी में मैंने वो अपना जो जीन है वो इंसर्ट करा था, जिससे कि वो RDT टेक्नोलॉजी मैंने उस बैक्टीरिया पे करी थी, मतलब जो मेरा होस्ट सेल था उस पर करी थी, और होस्ट सेल का मैंने कल्चर करा, ठीक है। अब जब मैं उसका कल्चर करा तो मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई और बैक्टीरिया या कोई और फंगस या कुछ भी और अदर
थिंग जो है वो ग्रो कर जाए उस कल्चर, क्योंकि न्यूट्रिटिव मीडियम तो होगा ही। तो हमको क्या करना है, हमको उसको कंटेमिनेशन फ्री रखना है, हमसे कंटेमिनेशन फ्री रखना है, ठीक है। वी शुड देयर शुड नॉट बी कंटेमिनेशन, ठीक है। कंटेमिनेशन फ्री या इसको बोलते हैं माइक्रोब फ्री कंडीशंस, माइक्रोब माइक्रोब फ्री कंडीशंस, ओके। माइक्रोब फ्री कंटेमिनेशन फ्री या माइक्रोब फ्री कंडीशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेंटेन और स्टेराइल कंडीशंस में हम लोगों को वी नीड टू ग्रो ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब वो डिजायर्ड माइक्रोब भी हो सकता है, जैसे कि इकोलाई हम देखेंगे, मोस्टली इकोलाई यूज़ करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई प्रोकैरियोटिक होता है। अदरवाइज हम लोग को यूकैरियोटिक सेल भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल होता है दैट इज यूज्ड इज यीस्ट, क्योंकि यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस होता है। तो यूकैरियोटिक में हम लोग यीस्ट को यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अदर कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली यीस्ट को यूज़ करते हैं, और प्रोकैरियोटिक में मोस्टली इकोलाई को यूज़ करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई को, ठीक है। माइक्रोब इसमें करते हैं, क्या करते हैं, टू ग्रो ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल ऑन द कल्चर to obtain to obtain biotechnological product, ठीक है। तो ऑप्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो क्या सकता है, वो हो सकता है आपका कोई वैक्सीन, यहाँ पे देखिए वो क्या हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, एंटीबायोटिक वो हो सकता है, कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं लिखा है, हम यहाँ एंजाइम लिख देते हैं, एंजाइम। तो हमें एंजाइम्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि हम देखेंगे आगे जो हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमको चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी में कम एंजाइम्स बन रहे हैं तो वो एंजाइम हम लोग उसको जो है दे सकते हैं, या काफ़ी सारे प्रोसेस में भी हमको एंजाइम चाहिए होते हैं, तो उन एंजाइम को भी तुमको बनाना पड़ेगा ना ज़्यादा नंबर में, क्योंकि बार बार आप थोड़ी रियल सेल से उसको करोगे, किसी सेल ऑर्गेनिज्म को मारोगे, है ना। तो आपको उसका कल्चर करना है, मतलब उसको बहुत सारे एंजाइम्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, हम पीसीआर होता है, उसमें हम लोग एंजाइम यूज़ करते हैं, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, तो उसको तो बायोटेक्नोलॉजी में से ही लेंगे ना, मतलब दैट्स जस्ट एन एग्जांपल पीसीआर, मतलब अदरवाइज हम जितने भी एंजाइम यूज़ करेंगे उनको भी तो आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में अगर हम इन प्रोसेस को कर रहे हैं तो एंजाइम तो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा। अगर हम इंडिविजुअल सेल से भी देखें तो उसे भी हम लोगों को ज़्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है एंजाइम को भी, बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए अगर आप डीएनए को इन विट्रो बना रहे हैं, और आप डीएनए सिंथेसिस बाहर करें तो उसमें यूनिट वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स को ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप उन एंजाइम्स को रियल सेल में से ऐसे निकाल के करोगे। उन एंजाइम के लिए आप जीन ढूंढ लीजिए जिन सेल में एंजाइम्स बन रहे हैं, और फिर उसको आप बायोटेक से बना लीजिए उन एंजाइम्स को आसानी से। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट विच यू नीड टू थिंक, ओके। तो ये हो गया हम लोगों का मेन, हम लोगों का दो प्रिंसिपल्स हो गए। पहला प्रिंसिपल था जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा प्रिंसिपल था बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस, ठीक है। अब क्या होते हैं, अब देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को देखने हैं स्टेप्स टू जेनेटिकली मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म। हमारा जो पूरा चैप्टर है ना वो इसी हेडिंग के आसपास इर्द गिर्द चलने वाला है, कि कैसे हम लोग स्टेप्स क्या क्या होते हैं जिससे कि हम एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करें। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द डिज़ायर्ड जीन, डीएनए या जीन। देखिए ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए उसका हम लोग को, अब भाई पूरा जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो हमारा डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म जिसके पास हमारे डिज़ायर्ड जीन है, उस ऑर्गेनिज्म के पास तो पूरा डीएनए का सीक्वेंस होगा। अब उसको पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस हम थोड़ी उठा के लाएंगे, हमें तो सिर्फ वो पार्ट चाहिए ना डीएनए सीक्वेंस का जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, जिसको हमको यूज़ करना है ना। तो सिर्फ उस जीन को आइडेंटिफाई तो करेंगे सबसे पहले कि कौन सी जीन है, तो सबसे पहले स्टेप में हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है इंट्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड, अभी जो हमारा आइडेंटिफाइड या डिज़ायर्ड हमारा डीएनए सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग को कहाँ करना है, इंट्रोड्यूस आइडेंटिफाइड या डिज़ायर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल। मतलब जो होस्ट सेल होगा जो कि रिसीव करेगा हमारे इसको डिज़ायर्ड या आइडेंटिफाइड डीएनए को, उसको हम होस्ट सेल बोलेंगे। होस्ट सेल में हमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब डालना पड़ेगा हम लोगों को। थर्ड स्टेप जो होता है इसमें, थर्ड स्टेप होता है हमारा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। मेंटेन द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए, मेंटेन स्टेराइल कंडीशंस तो होता ही है, मेंटेन स्टेराइल कंडीशंस, प्लस
हम लोगों को ये भी चेक करना है कि जो होस्ट सेल है कहीं वो उस डीएनए को, वो फॉरेन डीएनए को रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी नीड टू मेंटेन द डिज़ायर्ड, अगेन आई एम नॉट राइटिंग इंट्रोड्यूस, ठीक है, डिज़ायर्ड या इंट्रोड्यूस, जिसको हम इंट्रोड्यूस करें, डिज़ायर्ड डीएनए इन द होस्ट सेल। अब जी हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो होस्ट सेल है वो हमारे कहीं इस डीएनए को वो तो नहीं कर रहा, रिमूव तो नहीं कर देगा, कहीं वो उसको किल तो नहीं कर देगा, क्योंकि आप हमको पता है जो सेल्स होते हैं उनके पास भी अपना मशीनरी एंजाइम, उनके पास भी अपना जो होता है एक मशीनरी होता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्स। हो सकता है कोई वायरस का डीएनए हो जिससे प्रोटेक्ट करना हो, इसलिए, ठीक है। तो उसके पास तो थर्ड क्या था, हम लोगों को सबसे पहले तो हमको मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन करनी है, प्लस हमको ये भी तो देखना है कि जो डिज़ायर्ड डीएनए वो होस्ट सेल उसको ले रहा है, उस डीएनए को एक्सेप्ट कर रहा है। अदरवाइज हमको पता है कि सेल्स के पास अपना खुद का मैकेनिज्म भी होता है ना, तो वो क्या करेंगे, उस डीएनए को रिजेक्ट कर सकते हैं सेल, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई सेल है उसके पास कोई वायरस का जीन आ गया तो अब सेल अपने आप को बचाएगा भी तो उसके पास ये मैकेनिज्म भी होता है कि वो उस जीन को, जो फॉरेन डीएनए है, उसको मार दे, उसको किल कर दे। तो वो तो हमको नहीं चाहिए, हमें तो चाहते हैं कि उसमें वो और रिप्रोड्यूस करे और अपने ट्रांसफ़र करे आगे वाले प्रोजेनी को, तो हमको मेंटेन करना पड़ता है उस डिज़ायर्ड डीएनए को होस्ट सेल में। दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। और क्या करना है, मेंटेन द डिज़ायर्ड डीएनए इन द होस्ट सेल एंड इट्स ट्रांसफ़र टू इट्स प्रोजेनी। भाई अगर उसको हम लोग अगर हम उसको मेंटेन कर लेंगे, मतलब वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है होस्ट सेल में, तो ऑब्वियसली जब वो होस्ट सेल डिवाइड करेगा तो आगे आने वाली उसकी प्रोजेनीज में वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट, ठीक है। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो किन दो साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट करा था, कौन से साल में कंस्ट्रक्ट करा था, कौन सा हम लोगों का होस्ट सेल था, कौन सा वेक्टर था, वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे एमसीक्यूज में। नाउ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA। फर्स्ट जो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको कैसे किन दो साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट करा था, कैसे करा था, कौन से साल में कंस्ट्रक्ट करा था, वो सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1972। 1972 में कंस्ट्रक्ट करा था। कौन से दो साइंटिस्ट ने करा था? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ओके, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कोहेन एंड बॉयर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो सरनेम होते हैं ये मेन होते हैं। अगर आपको स्टैनले एंड हर्बर्ट नहीं भी याद रखे देन इट्स नॉट एट ऑल एन इशू, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं एक बैक्टीरिया, आप लोगों को सबको पता है उसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफी जो था वो टाइफॉइड कॉज करता है। वील स्टडी इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो ये क्या है, ये कौन सा है, उसका अलग स्ट्रेन है, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेन, दूसरा स्पीशीज़ है। जीनस तो सेम है सैल्मोनेला, पर जो स्पीशीज़ है वो अलग है, दैट्स टाइफीम्यूरियम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इट्स इन बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम सिंगुलर है तो प्लूरल को बैक्टीरिया बोलते हैं। अब देखिए जो मेरा था सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के पास ना एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, ठीक है। मान लीजिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको हम लोगों ने कट कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कट करते हैं, हम पूरा प्रोसेस हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल इतना ईजी कि आइडेंटिफाई कर लिया, कट कर लिया, बाहर ले आया उस जीन को, ठीक है। लॉन्ग लेंथी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हम लोगों ने ले ली, ठीक है, उस सेल से। और हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक नेटिव प्लाज्मिड लिया। अब नाउ व्हाट इज़ द प्लाज्मिड, देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं, ठीक है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है प्लाज्मिड, बट स्टिल विल स्टडी है। देखिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखिए। आप लोगों को पता है बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया दे हैव टू टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। बैक्टीरिया में हमको पता है
कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। अदरवाइज आई टेल यू इन अ शॉर्ट। देखिए बैक्टीरिया के पास 3 तो होते हैं इसके कवर्स, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा क्या होता है इसका सेल वॉल, तीसरा क्या होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोगों को पता है कि मीजोजोम्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस जो कि एनर्जी बनाते हैं, और कुछ जो फोटोसिंथेसाइजिंग होते हैं उनमें होता है क्रोमैटोफोर, ठीक है। बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम मिलते हैं जिनके टू सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है 40s सब यूनिट, ठीक है। एक होता है 50s सब यूनिट, 50s, और एक होता है 30s सब यूनिट। 50s होता है लार्जर सब यूनिट एंड 30s होता है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। 40s नहीं होता, सॉरी अगर मैंने बोल दिया हो गलती से पहले। 40s होता है यूकेरियोटिक में, स्मॉलर वाला जो होता है, ठीक है। तो इसमें 70s राइबोसोम्स मिलते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि मार्कर जो है थोड़ा बोल्ड है, तो प्लीज़ कॉपरेट, आई एम टेलिंग इट, ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें 2 तरह का तो होता है डीएनए, ये तो हुआ इसका एक्स्ट्रा पार्ट। अब मेन आते हैं प्लाज्मिड जो हमारा फोकस है। देखिए बैक्टीरिया में 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक तो होगा इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप तो होते हैं, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे नहीं पड़ा है कभी इधर कभी उधर, नहीं, वो साइटोप्लाज्म में एक डेफिनाइट एरिया में है, तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है क्योंकि उसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इस जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड और द जीनोफोर, ठीक है। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर हम इसको बोलते हैं। ये तो हो गया इसका मेन डीएनए जो ऐसे पड़ा है। और हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कुछ जो होते हैं हमारे बैक्टीरिया, उनके पास होता है प्लाज्मिड। ना व्हाट इज द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज नथिंग बट प्लाज्मिड इज द डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरह का सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। दिस इज द प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड होता है, अब देखिए प्लाज्मिड्स आर अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हम लोगों को पता है। प्लाज्मिड कुछ होते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ठीक है। मेल और फीमेल बैक्टीरिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मेल एंड फीमेल, बट हम लोग बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसके पास होता है प्लस माइनस, वो हम सब बोल देते हैं, ठीक है। वो कंसेप्ट हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब हम लोग 11th लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब मैंने क्या करा, मैंने वो प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। दिस इज अ नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है। नेटिव प्लाज्मिड, और इसी प्लाज्मिड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर। देखिए वेक्टर कौन होते हैं, आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में उन लोगों ने वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था। वेक्टर वो होता है जो कि किसी चीज़, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में क्या था, हम लोग बोलते हैं एड्स मॉस्किटो इज़ द वेक्टर फॉर डेंगू। तो क्या कर रहा है वो, डेंगू जो होता है, जो उसका मेन जो उसको कॉज कर रहा है, जो उसका पैरासाइट होता है, उसको कैरी करता है और उसको हमको दे देता है। तो जो वेक्टर का काम होता है वो होता है किसी चीज़ को कैरी करके कहीं और ट्रांसफ़र कर देना। तो यहाँ पे वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर है ना वो हमारे डिज़ायर्ड जीन को, जो कि यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको लेगा, उसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे उसके साथ इस तरीके से, और फिर इस प्लाज्मिड को हम लोग अपने डिज़ायर्ड होस्ट सेल में डाल देंगे। तो इसके बाद क्या करा, इसके बाद डिज़ायर्ड जीन और प्लाज्मिड को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है RDNA। अब ये क्या बन गया है, RDNA, ठीक है। ये क्या बन गया, RDNA बन गया। अब हम लोगों ने क्या करा, अब हम लोगों ने जो RDNA है ना, हमने इसको क्या करा, इस RDNA को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द ई कोलाई। आप देखिए जो ई कोलाई होता है ना, एस्चेरिचिया कोलाई इसका फुल फॉर्म होता है, एस्चेरिचिया कोलाई। अभी हम इस चैप्टर में हम इसको बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो पहली बार मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, अदरवाइज इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी यूजिंग ओनली द शॉर्ट फॉर्म, दैट इज ई कोलाई, ओके। जो ई कोलाई होता है उसके पास जो होता है नेचुरली देयर इज़ नो प्लाज्मिड इन ई कोलाई, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये ई कोलाई है मान लीजिए, ठीक है, ई कोलाई है हमारा, हम वो सब नहीं बता रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बेसिकली बना रहे हैं, सेलुलर वो ग्लाइकोलाइज एक्स्ट्रा थिंग्स हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ जो हमारी काम की चीज़ हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये ई कोलाई सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है। तो एक तो हो गया इसमें मेरा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा क्या होता है उसमें, दूसरे में मैंने प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये कौन सा है, RDNA रिकॉम्बिनेंट है जिसमें मेरी डिज़ायर्ड जीन है। अब लोगों ने क्या करा, अब इसको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो आपको वेक्टर समझ में आ गया, जिससे हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो होता है प्लाज्मिड, ठीक है। मोस्टली हम वेक्टर प्लाज्मिड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है, डोंट वरी। तो ये होस्ट होता है। होस्ट सेल क्या होता है, जो कि हमारे इस रिसीव करा है, जो हमारे वेक्टर को रिसीव करा है, जिसमें हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे इसकी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट सेल। तो अब होस्ट सेल ने क्या करा, डिवाइड करा। होस्ट सेल में सबसे पहले तो क्या करेगा, होस्ट सेल को डिवाइड करेगा तो प्लाज्मिड डिवाइड करेगा। अगर ये प्लाज्मिड डिवाइड करा तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड हुआ, यहाँ पे ये वाला जो मेन जेनेटिक मटेरियल था, और इसका प्लाज्मिड भी डिवाइड हुआ। इस तरह से मेरे को कई सारे छोटे छोटे प्लाज्मिड्स मिल गए, और हर एक इस प्लाज्मिड के पास मेरी जो रिकॉम्बिनेंट जीन है वो भी है, ठीक है।
जो मेरी रिकॉम्बिनेंट जीन है वो भी है इसके पास, ठीक है। अब जब इस बैक्टीरियल सेल ने डिवाइड करा, तो जब ये डिवाइड करेगा तो एक तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल आ गया, और इसके पास कौन से आ गए, मेरा RDNA आ गया। तो ये आ गया मेरे पास इसका RDNA इस तरीके से। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट जीन थी वो मैंने किस में डाल दी, मैंने एक इकोलाई सेल में डाली थी, उसने डिवाइड करके इसको कितनी कॉपीज़ बना दी, इसकी 4 कॉपीज़ बनाई जो भी 2 सेल में गया फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए हम कितने सारे बैक्टीरियल सेल्स को करेंगे अब, एंड यू नो दैट इकोलाई डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट्स होता है इसका डिवीजन टाइम। 18 मिनट्स में तो एक्चुअल करता है, 2 मिनट्स आर फॉर द 18 मिनट्स में जो एक्चुअल करता है अपना जो रेप्लिकेशन होता है DNA का, और जो बाकी के वो होता है 2 मिनट्स उसमें एक्चुअली डिवाइड करता है, ठीक है। बट हावेवर हम बोलते हैं कि इकोलाई में जो होता है DNA रेप्लिकेशन टोटली टेक्स 38 मिनट्स। तो DNA तो पूरा 20 मिनट्स में इसका सेल तो 20 मिनट्स में डिवाइड करा है, पर हम लोग बोल रहे हैं जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका वो 38 मिनट्स में कैसे करा है। इट्स दैट्स एन कंसेप्ट बिहाइंड दिस। कंसेप्ट क्या होता है, जो इकोलाई जैसे जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें जब तक कि पूरा डीएनए ना रिप्लिकेट हुआ नहीं होता, उससे पहले ही सेल जो होता है डिवाइड कर जाता है, फिर वो इंडिविजुअल सेल्स में जाने के बाद वो करता है अपना जो होता है ना, अपना पूरा जो रेप्लिकेशन होता है इंडिविजुअल सेल्स में जाने के बाद करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं एनीवेज, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग। हालांकि ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ेंगे कि ये पूरा इकोलाई का डिवीजन टाइम वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह, ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट। अब हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन। देखिए हालांकि जो फर्स्ट RDNA का टेक्नोलॉजी का जो होता है उसका क्रेडिट जाता है स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को, बट जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो हम लोग इनको नहीं बोलते, हम लोग हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन को नहीं बोलते। जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जो फादर ऑफ बायोटेक है, फादर ऑफ बायोटेक इज़ सर पॉल बर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा क्यों, देखिए इसके पीछे भी कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। हम लोगों ने यहाँ पे स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बोला क्योंकि इन्होंने जो प्लाज्मिड लिया वो भी किससे था, एक बैक्टीरिया से लिया था, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी वो भी इन्होंने सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से ली थी, तो वो भी एक बैक्टीरिया है। तो उन्होंने बैक्टीरिया सेम मतलब था, मतलब स्पीशीज मतलब बैक्टीरिया ही थे, है ना, जीनस वगैरह, तो बैक्टीरिया इन्होंने सेम उससे लिया था स्पीशीज टाइप। पर जो पॉल बर्ग थे उन्होंने एक तो लिया था बैक्टीरिया इकोलाई होस्ट जो था इनका, और इन्होंने जो वेक्टर यूज़ किया था दैट वाज एन वायरस। तो इसलिए इनको एक्चुअल फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। हालांकि करी पहले इन्होंने ही थी, बट इन्होंने आप बोल दीजिए कि इन्होंने सेम और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से ही करी थी कि इनमें जो होस्ट था वो भी इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, और जिनका वेक्टर था वो भी इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, बट इन्होंने जो होस्ट लिया था वो भी बैक्टीरिया था, और जो इनका वेक्टर था वो भी बैक्टीरिया था। बट जो पॉल बर्ग थे उनका जो होस्ट था वो तो इकोलाई था, वो तो बैक्टीरिया ही था, पर जो इन्होंने वेक्टर यूज़ करा था वो वायरस था, दैट वाज एन अल्फा, जो इन्होंने यूज़ करा था दैट वाज एन लैम्डाफेज इन्होंने यूज़ करा था, ठीक है, पॉल बर्ग ने। तो हम लोग लिख देते हैं इन्होंने क्या करा था, इन्होंने SV40 का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सीमियन वायरस 40। इसका इन्होंने कोई भी जेनेटिक जो डिजायर्ड सीक्वेंस था उन्होंने लिया थ्रू, इन्होंने वेक्टर कौन सा यूज़ करा, इन्होंने वेक्टर यूज़ करा था लैम्डाफेज, और इन्होंने होस्ट कौन सा यूज़ करा था, होस्ट इन्होंने यूज़ करा था इकोलाई, ठीक है। थोड़ा सा अगर खिचड़ी बन गया होगा तो सॉरी, बट ये अगर मैं थोड़ा सा वो बना दूँ, एक डिवाइडिंग लाइन बना दूँ, ठीक है, तो अब वो समझ में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जिस फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन थे, पॉल बर्ग। इन्होंने सीमियन वायरस 40 का इन्होंने डिजाइन, इनका सीक्वेंस है जेनेटिक मटेरियल जिन्होंने जिसका यूज़ करा था वो सीमियन वायरस 40 था। वेक्टर जिन्होंने यूज़ करा था वो था लैम्डाफेज विच इज़ अ वायरस, और होस्ट सेल उन्होंने कौन सा लिया था, होस्ट सेल वाज इकोलाई विच इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनको एक्चुअल फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने दो कम्प्लीटली अदर ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा था। हाउएवर आई रिपीट मैनी टाइम्स, the construction of the credit of the construction of the first RDT technology goes to Stanley Cohen and Herbert Boyer only, ठीक है। तो अब तक हम लोग बहुत सारा मतलब कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्टेप्स इन जीन क्लोनिंग, ठीक है। हम लोग बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग में क्या क्या होते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद द टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और द RDT टेक्नोलॉजी। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब।